नमस्कार, खेल जगत में आपका स्वागत है। 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक शुरू होने वाले हैं। इसमें भारत की 117 सदस्यीय टीम हिस्सा लेने जा रही है, जिसमें तीरंदाजी की भी टीम है। तीरंदाजी में ही ऐसा खेल है जिसमें हमारे झारखंड का प्रतिनिधित्व है। इसलिए ओलंपिक में तीरंदाजी और बाकी खेलों पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने दूरदर्शन के स्टूडियो में आमंत्रित किया है तीरंदाजी से जुड़े एक प्रशिक्षक हैं जिनका नाम है श्री हरेंद्र सिंह जी, और हमने आमंत्रित किया है खेल से जुड़े, खेल पत्रकारिता से जुड़े श्री प्रवीण मिश्र जी, जो कि खेल पर बारीक नज़र रखते हैं। और ख़ास बात यह है कि हाल ही में उन्होंने एक राष्ट्रीय पुरस्कार खेल पत्रकारिता में जीता है। आप दोनों का दूरदर्शन के स्टूडियो में स्वागत है। प्रवीण जी, जैसा मैंने कहा कि आपने हाल में ही एक पुरस्कार जीता है, बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार, और जहाँ तक हमारी जानकारी है, झारखंड और बिहार में खेल पत्रकारिता में इतना बड़ा अवार्ड किसी को नहीं मिला है। सबसे पहले आपको बधाई देते हैं इसके लिए हम। बहुत धन्यवाद। और आपसे जानना चाहेंगे कि इस पुरस्कार को लेने आप अगले माह दिल्ली जाएंगे, क्या है यह पुरस्कार, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। यह पुरस्कार भारतीय प्रेस परिषद की ओर से मुझे दिया जाएगा। इसके लिए एक चुनाव प्रक्रिया होती है कि पूरे भारत में आपने खेल के क्षेत्र में किस तरह की पत्रकारिता की है, वह एक आधार बनाया जाता है। उसमें एक नॉमिनेशन अपनी ओर से फाइल करना होता है, और इस आधार पर कि हमने क्या डेवलपमेंट दिखा पाए हैं, या सरकार के स्तर पे हो या खिलाड़ियों के स्तर पर हो, या उनकी समस्याएं हैं क्या हैं, चुनौतियां क्या रही इस पूरे कैलेंडर वर्ष में, वो हम लोगों ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से दिखाने की कोशिश की, और उसी को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ करते हुए मुझे इस पुरस्कार के लिए 2023 के लिए चुना है। बहुत बढ़िया बात है। खेल पत्रकारिता से जुड़ा जो आपका काम है वो सारे राज्य के लोग देखते हैं। अब एक पुरस्कार आपके झोली में आ रहा है, इससे आगे क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं अपने आप में, अपने काम में? यह पुरस्कार एक मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर मेरी उपलब्धि तो है, मुझे फील होता है, लेकिन उससे ज़्यादा है कि यह जिम्मेदारी लेकर आएगा मेरे लिए। उम्मीद खेल जगत की बढ़ेगी मुझसे। मेरा एक धर्म भी है कि मैं जिस तरह से पत्रकारिता करता रहा हूं कि खेल के विकास में मेरा योगदान हो, स्पेशली कि खिलाड़ियों के स्तर पर मैं खड़ा रहूं, खिलाड़ियों के साथ खड़ा रहूं, उनकी जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनको आगे बढ़ने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, सरकार के स्तर पर क्या व्यवस्था है उनके लिए जो उन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। इस तरह की पत्रकारिता मैंने की है, या कोशिश की है कि इसी तरह से सरकार तक खिलाड़ियों की जो बातें हैं वो लेकर आऊँ। तो अब मेरी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि बढ़ेगी ज़्यादा, और कोशिश करूँगा यही कि चुनौती पर खरा उतरूँ। आपने अच्छी बात कही कि जो धर्म होता है, जो काम होता है वो आप करेंगे, और निश्चित रूप से उसी को रिकॉग्नाइज किया है सरकार ने। आपको एक बार फिर से बधाई। जी धन्यवाद। हरिंदर जी, ओलंपिक पर आते हैं। जैसे कि अभी ओलंपिक शुरू होने वाला है, जैसे हम लोग आज तीरंदाजी पर ही चर्चा करेंगे मुख्य रूप से, तो आपसे जानना चाहेंगे कि तीरंदाजी का इतिहास क्या रहा है, और ओलंपिक से अगर इसको जोड़ के कहेंगे तो ओलंपिक और तीरंदाजी का क्या इतिहास रहा है? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कहूँगा धन्यवाद दूरदर्शन रांची को कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया और ओलंपिक के ऊपर में कुछ बोलने का मौका दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जैसे कि कहने का मतलब है कि तीरंदाजी में लास्ट पूरे वर्ल्ड में जो जितने ओलंपिक में चलते हैं तो उसमें 1900 से स्टार्ट हुआ है तीरंदाजी, जिसमें 43 मेडल का अभी तक फैसला हो चुका है, जिसमें 23 मेडल जो कोरिया जीत चुकी है। और हमारे जो हिंदुस्तान में 81 से हम लोग तीरंदाजी पे ज़्यादा फोकस किए, और लास्ट 88 से जो है हमारा भारतीय टीम जो है जाना चालू हुआ ओलंपिक, सियोल ओलंपिक से। तो उसमें अभी जो 2012 से जो भी टीम जा रही है लास्ट 3-4 ओलंपिक से, तो हमारा झारखंड की जो है अक्सर उस टीम में कोई ना कोई सदस्य रह जाए। दीपिका हुई, मंगल सिंह चांपियन, और रीना हुई, लक्ष्मी रानी माझी हुई, ये कोई ना कोई हमारे भारतीय टीम में रहते हैं यार ओलंपिक के लिए। पहले की तीरंदाजी की बात करेंगे, जैसे आपने कहा कि 1900 से शुरू हुआ है, और आज की तीरंदाजी की बात करते हैं, तो इन दोनों में ओलंपिक में तीरंदाजी में क्या फ़र्क आया है? जैसे कि अभी आपने कहा कि 43 मेडल कोरिया के ही खाते में गए, क्या पहले भी ऐसा ही था?
फ़र्क क्या आया है तीरंदाजी? पहले जो हम लोग फीटा राउंड चलता था, जैसे कि अलग अलग 4 डिस्टेंस चलते थे और सिर्फ रिकर्व में होता था, जैसे 90 मीटर, 70 मीटर, 50 मीटर, 30 मीटर 4 डिस्टेंस होते थे। उसमें बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता था, वो मतलब 4-4 मेडल थे, उनको जोड़ के 6 मेडल के पहले होता था। लेकिन अब जो है उनको पूरे को मॉडिफाई चेंज करके जो है अब पूरे एक ही डिस्टेंस पे अभी 70 मीटर की दूरी पे ही ओलंपिक राउंड मिक्स टीम की मतलब प्रतियोगिता होती है। ये इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है और टाइमिंग में बहुत ज़्यादा कमी कर दिया। पहले 4 मिनट टाइमिंग था, अभी 3 मिनट कर दिया और 1.5 मिनट कर दिया या ओलंपिक राउंड में। तो इस तरह का टाइमिंग और ये में मतलब उसको पूरा मॉडिफाई कर दिया है पहले से ज़्यादा अभी। अगर हम स्तर की बात करें, तीरंदाजी के स्तर की बात करें, तो आप वर्तमान का जो स्तर है तीरंदाजी खेल का ओलंपिक में या और भी कहीं, आप कहाँ पाते हैं उसको? पहले जैसे स्टार्टिंग जो हमारे 12-14 साल का पहले की जो बात कहेंगे तो हमारा ओलंपिक में 3-4 ओलंपिक में हमारा क्वालिफाई होना ही बहुत मुश्किल था। अब जो है हमारा जो स्टैंडर्ड आ गया है कि अब हम लोग पदक के लिए फाइट कर रहे हैं। हो सकता है कि लास्ट बल में जो टोक्यो ओलंपिक में हुआ था उसमें भी हमारी टीम अच्छा की थी, लेकिन किसी कारण अपना परफॉर्मेंस और फॉर्म को थोड़ा बैलेंस गड़वाया, जिसके कारण थोड़ा गड़बड़ हुआ। लेकिन परफॉर्मेंस लास्ट टाइम भी अच्छा था और इस बार अभी होप ऐसा है कि पक्का हो सकता है कि 2 से 3 मेडल इसमें आ सके। हालांकि अभी तक तो भारत जीता नहीं एक भी मेडल। हाँ, अभी तक नहीं है। प्रवीण जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपसे प्रश्न वही है तीरंदाजी से ही संबंधित, और तीरंदाजी के महत्व ओलंपिक की दृष्टि से आप क्या समझते हैं? तीरंदाजी एक ऐसा खेल है जो वर्ल्ड वाइड खेला जाता है, तो सारे देशों की टीमें इसमें भाग लेती हैं। और ये एक हाल अगर ये बात करें तो ऐसे ओलंपिक में सारे ही खेल अपने आप में महत्वपूर्ण है, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। जो भी पदक किसी खिलाड़ी के खाते आता है तो उसके लिए वो सबसे बड़ा पदक हो जाता है। लेकिन बात तीरंदाजी की करें तो बहुत ही बड़ा गेम माना इसलिए भी जाता है क्योंकि, और हमारे कंसर्न में इसलिए भी है क्योंकि इसमें झारखंड का प्रतिनिधित्व तो हमेशा रहा है। विगत 4 या 5 ओलंपिक को हम देखें तो बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ से रहे हैं। दीपिका कुमारी जैसी खिलाड़ी हैं जो ये इस ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में खेलेंगी। वो चौथी खिलाड़ी होंगी जो कंटिन्यूस ओलंपिक में चौथी बार प्रतिनिधित्व करेंगी भारत का। और लक्ष्मी रानी मांझी जैसी खिलाड़ी या रीना कुमारी जैसी खिलाड़ी लगातार रही है। तो ये दृष्टिकोण है कि ओलंपिक में तीरंदाजी कितना बड़ा खेल है, तो भारत और झारखंड के दृष्टिकोण से है बहुत बड़ा खेल, और इसमें पदक की उम्मीद हमेशा रहती है। हालांकि बात है कि हम इसमें पदक नहीं जीत पाए, लेकिन इसका भी फ़र्क बहुत माइनर रहा है जब हम फाइनल राउंड में पहुँचे हैं। जैसे इस ओलंपिक की बात करें और झारखंड के प्रतिनिधित्व की बात करें, आपने अभी दीपिका कुमारी का नाम लिया, तो खिलाड़ियों में किन किन खेलों में झारखंड का प्रतिनिधित्व है इस ओलंपिक में, इस पर आप क्या कहेंगे? खासकर इसके बाद हॉकी पे चर्चा करेंगे आपसे। बात यह है कि इस बार ओलंपिक में अगर झारखंड से भारतीय टीम के थ्रू भागीदारी देखी जाए तो बहुत कम है। पिछले साल हम हॉकी में भी थे, इस बार सिर्फ तीरंदाजी में हमारे यहाँ से 2 खिलाड़ी हैं, दीपिका कुमारी हैं और जमशेदपुर तारा आर्चरी एकेडमी में प्रशिक्षण ले रही अंकिता भगत हैं। दोनों ही उम्दा खिलाड़ी हैं और दीपिका कुमारी का, जैसा मैंने पहले भी बताया, ये चौथा ओलंपिक होगा उनके लिए, तो एक तो अनुभव का लाभ उनके खाते रहेगा। और जब भी वो 2 बार 3 बार फाइनल तक पहुंची हैं तो उनके लिए एक ये है। अंकिता भगत कंटिन्यूस अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, वर्ल्ड कप हो, जो भी स्टेज का वर्ल्ड कप हो, लगातार परफॉर्म कर रही हैं। एक अच्छी बात यह है कि दीपिका कुमारी 4 ओलंपिक के बाद अभी कुछ दिनों के लिए उन्होंने 1 साल का या 1.5 साल का ब्रेक लिया था। ब्रेक लेने के बाद गोवा नेशनल गेम्स में उन्होंने नेशनल मेडल्स की शुरुआत की है। उसके की कंसिस्टेंसी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, वर्ल्ड कप में भी देखने को मिली हमें अभी हाल ही में। तो इसका यह है कि हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है और एक मेडल का भी अवसर रहेगा दीपिका और अंकिता के जरिए। अभी प्रवीण जी ने बताया झारखंड के खिलाड़ियों के बारे में, आप खुद तीरंदाजी के प्रशिक्षक हैं। अंकिता, दीपिका, सबको आपने सामने से देखा है, प्रशिक्षित भी किया है। इन 2 खिलाड़ियों के बारे में आपकी क्या राय है? जैसे कि दीपिका का ये चौथा ओलंपिक है और बहुत एक्सपीरियंस आर्चर है और उन्होंने लास्ट, मैं भी टीम के साथ में था, गोवा में नेशनल गेम में स्वर्ण पदक फाइनल जीती है। उसके अभी जैसा कि उन्होंने 1.5 साल, जैसे परवीन जी बताएं, 1.5 साल उनका ब्रेक था, तो 1.5 साल के बाद आने के बाद भी दीपिका अपने आप को वापस लाई है। लेकिन थोड़ा फिजिकल, हम लोग भी उनको बोलें कि नहीं, फिजिकल में थोड़ा
अभी फिट नहीं है, लेकिन अपने टेक्निक और परफॉर्मेंस में वो बरकरार है और उससे भी अच्छा अभी जो है फिटनेस भी ठीक हो गया है, जिसके कारण अभी मुझे लगता है कि लास्ट इस बार जो है उनका जो 4 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि इस बार उनको पदक मिक्स टीम या इंडिविजुअल में और टीम में बहुत चांस है। और इस बार वो सिर्फ अपना परफॉर्म पे ही वर्क करेगी तो 100% पदक आएगा। दर्शकों को मैं बता दूं कि दीपिका कुमारी मातृत्व अवकाश पे थी और 18 महीने तक खेल से बाहर थी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि फिटनेस का लेकर के है इशू, लेकिन उसने कितना रिकवर किया है और तीरंदाजी जैसे खेल में कोई 18 महीने तक या 1.5 साल तक खेल से अगर बाहर रहे और दोबारा वापसी उसकी हो तो क्या आगे के लिए बनता है? अभी लास्ट जो है दीपिका 1 साल से मतलब जब से वापस आई है तो ट्रेनिंग में ही है और फिजिकल पे भी ध्यान दे रही है, कैंप में कंटिन्यू सोनीपत में भी है, तो अपने कलकत्ता में भी वो प्रैक्टिस कर रही है कंटिन्यू, और अपने फिजिकल पे भी ध्यान दे, जिस पे उनको वीक लग रहा है। जैसे उनको हमेशा एवरी एरो लाने के लिए जब शूट करती है फिर एरो को लेके आती है, चलना में कंटिन्यू मतलब 12 राउंड 14 राउंड 20 राउंड इसमें आना जाना में वो थकती थी, जिससे वो चीज़ उन्होंने रिकवरी करके अपने आप को फिट करके अब अपने आप को जो हमने गोवा में हमारे साथ में गई थी और अभी उनको देखा अभी लास्ट कुछ 3-4 दिन पहले, तो बहुत ज़्यादा फिट हो गई है। तो मुझे लगता है कि पहले जो दीपिका शूट की थी लास्ट और टोक्यो में, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर अच्छा कर गया और अच्छा कर भी रही है। अभी वर्ल्ड में लास्ट टाइम उन्होंने टर्की में भी मेडल जीता और नेशनल गोवा में भी, मतलब फाइटिंग पावर और उनका वो बहुत अच्छा है। और अभी लास्ट टाइम उन्होंने कोरियन और किसी को भी हराने में वो उनके अंदर ताकत है दीपिका के अंदर। तीरंदाजी जैसे खेल में अनुभव का क्या रोल रहता है? बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि किसी समय में आप देखेंगे तीरंदाजी में विंड आ गया, विंडी हो गया या वेदर को चेंज हो गया, तो उसमें एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा काम आ जाता है। और कंटिन्यू एक आर्चर से लगातार खेलती जा रही है वर्ल्ड लेवल में, अच्छे तीरंदाजों को हरा भी रही है, कोरियन को भी हराई है, मतलब अच्छे जो भी तीरंदाज उसको हरा रहे, कंटिन्यू हरा रही है। उसको हराना, उससे हारना, ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया और इतने बड़े इवेंट में उन्होंने जीत चुका है। तो ओलंपिक भी 3 बार जैसे कि नहीं जीत पाई मेडल, तो वो अफसोस मनाती है। तो इस बार चौथा बार जो है उस चीज़ को पूरा रिकवरी करके और वो अपने आप को पूरा तैयार होकर मैदान में उतरेगी। भारत सरकार ने टॉप्स योजना के तहत दीपिका को दोबारा से शामिल किया और ख़ास ट्रेनिंग के लिए कोरिया भेजा, 13 दिन की ट्रेनिंग के लिए। तो ये ट्रेनिंग आपके नज़रिए, एक प्रशिक्षक के नज़रिए से अगर देखें तो उसकी दीपिका के लिए कितना काम आ सकता है? दीपिका ऑलरेडी उनकी जो परफॉर्मेंस और टेक्निक बहुत ही अच्छा है। और यदि कोरियन आर्चर सभी ओलंपियन और जितने ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपियन, वर्ल्ड चैंपियन कोरिया में है और उसके साथ रह को प्रैक्टिस कर रही है, तो नो डाउट बहुत उसमें परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा। कंटिन्यू उसके साथ में वो चैंपियन के साथ खेल रही है और अपने परफॉर्म को चेक करिए और अपने जो छोटा मोटा जो गलती है वहाँ पर यदि सुधार भी है, अच्छे कोच भी है वर्ल्ड के, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा उसको। निश्चित रूप से। प्रवीण जी, अभी आपने चर्चा की, अभी आपने बताया कि झारखंड से को देखा जाए भारतीय टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ी हैं तो सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन पिछली बार ओलंपिक में महिला हॉकी था जिसमें झारखंड का इस बार महिला हॉकी के साथ क्या समस्या, क्या हो गया जो कि नहीं खेल पा रही? इससे पहले कि मैं इस प्रश्न का जवाब दूं, मैं हरिन जी के प्रश्न पर थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि दीपिका के परफॉर्मेंस की बात हो रही थी। दीपिका को मैं कवर कर रहा था, टीवी के जरिए ही कवर कर रहा था 2012 ओलंपिक में। तो मुझे ध्यान है कि फाइनल वो खेल रही थी इंडिविजुअल राउंड में कोरिया की एक प्लेयर के साथ, और वो कुछ कारण से लास्ट मोमेंट में उसका एरो डेविएट हुआ और वो मेडल से चूक गई थी। तब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि वो विंड का प्रेशर नहीं झेल पाई थी और वो यह था कि उनकी ट्रेनिंग जो हुई थी ऐसे कंडीशंस में नहीं हुई थी। तो ये जो बता रहे थे कि अनुभव का लाभ, ये अनुभव दीपिका के साथ इस बार रहेगा। 2 ओलंपिक और वो खेल चुकी हैं इस बीच में, 2016, 2021, तो उनके साथ ये अनुभव का लाभ रहेगा। तो उम्मीद तो है कि दीपिका मेडल जरूर करेंगी। और अब आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। हॉकी में प्रतिनिधित्व तो हमारा नहीं हुआ। मेरे दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो ये एक भाग्य की बात मैं मानता हूँ। ये ओलंपिक क्वालिफायर जो आखिरी हुआ था वो रांची में ही हुआ था, और जब टीम फाइनल खेल रही थी जिस समय वो उसको अगर ब्रॉन्ज मेडल वो लेती, 3रे स्थान पे होती रांची में, तो वो क्वालिफाई करती। 3रे स्थान के लिए मैच खेल रही थी जर्मनी के साथ और उसने पूरा टाई किया मैच को 2-2 से। पूरा निर्धारित जो समय है 70 मिनट का, वो 2-2 से बराबरी पर रहा था। फाइनल में वो पेनल्टी शूट आउट में हारी, वो भी 5-4 के अंतर से।
तो ये तो लक की ही बात है, क्योंकि पिछले बार की टीम वही थी, उससे बल्कि सशक्त टीम थी। इस बार सलीमा टेटे परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही थी, निकी प्रधान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, नवनीत कौर अच्छा परफॉर्म कर रही थी, सुशीला कर रही थी बहुत अच्छा। तो टीम एक यूनाइट थी, सब कुछ था, ये भाग्य की बात थी। और थोड़ा अगर इससे और पीछे जाएं हम लोग, तो रांची में ही 2 अक्टूबर और नवंबर में एशियन वुमेंस चैंपियनशिप हुआ था, जिसमें यही टीम बिना कोई मैच हारे 6 देशों को हराकर चैंपियन हुई थी, जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर टॉप स्कोरर में झारखंड के रहने वाली, चाहे वो सलीमा हो या संगीता हो, और शामिल थी उसमें, नवनीत कौर उसमें थी, वंदना कटारिया थी, बेस्ट परफॉर्मर बनी थी। तो ये टीम सशक्त टीम थी, मजबूत टीम थी, इसमें कमी नहीं थी। यह दोष उस दिन शायद उनके साथ नहीं था, भाग्य, इसलिए ऐसा हुआ। होता है खेल में ऐसा कि एक खास समय, खास मोमेंट में कोई क्लिक कर जाता है। तो विश्व कप T20 क्रिकेट का उदाहरण है वो कैच, सूर्य कुमार यादव का मैच कहाँ का कहाँ चला गया रहता है। बहरहाल हरेंद्र जी वापस ओलंपिक पर ही आते हैं। हम ओलंपिक सारे खेलों की बात करते हैं। पिछले ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में, जो कि कोविड के बाद हुआ था, 7 पदक लेकर के भारत आया था। इस बार सिर्फ तीरंदाजी के अलावा बाकी खेलों को देखें तो आप क्या देखते हैं? जैसे कि सभी खेलों में जो तैयारी है बहुत अच्छे चल रहे हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं। और आर्चरी में भी कुछ मतलब जैसे लास्ट टाइम जो टोक्यो में 7 पदक मिला था, इस बार तो मुझे लगता है कि 10 से 15 के बीच में मेडल आएंगे, इसलिए कि बढ़ेंगे। तीरंदाजी में भी तीन मेडल का हम लोग होप कर रहे हैं। जैसे गर्ल्स टीम भी स्ट्रांग है, हमारी मिक्स टीम स्ट्रांग है और बॉयज़ टीम स्ट्रांग है, और इंडिविजुअल भी में भी बॉयज़ टीम अच्छा है। जैसे आपने तैयारी की बात करी, आप खुद सरकार के केंद्र में प्रशिक्षक हैं, तो ओलंपिक की तैयारी अलग खेलों, अलग प्रतियोगिताओं की तैयारी से कैसे अलग है सरकार की दृष्टि में? जैसे कि सरकार की तरफ से, जैसे कि सभी सेंटर्स बहुत सारे खुले हुए हैं पर, और जैसा मैं भी कोच हूँ उसमें, लेकिन वो किसी तरह जो हमारा जो आर्चरी है वो डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट के ऊपर में। और इक्विपमेंट जो एडवांस लेवल का अभी जो हमारे पास में इक्विपमेंट अभी आए हुए हैं सरकार के द्वारा मिला है, वो बहुत पुराना हो गया है। और उसके बाद में जो लेटेस्ट जो अभी इक्विपमेंट आए हैं, उस लेटेस्ट इक्विपमेंट में जो अभी चल रहा है, जो प्रक्रिया है जो सरकार का चलता है, टेंडर वगैरह वगैरह सब उसमें चलता है, तो जिसमें डिले हो जाता है, जिसके कारण जो आर्चर को समय पे नहीं मिल पाता है। तो हम लोग आर्चर बहुत, नो डाउट, बहुत एक से एक अच्छे तीरंदाज, अदर गेम में भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन उनको इक्विपमेंट जो है समय पे नहीं मिलने के कारण बस एक कमी है हमारे अंदर में, हमारे यहाँ पर, कि इक्विपमेंट यदि समय पे मिले तो 100% हमारा अभी 1-2 तीरंदाज ओलंपिक में जाए तो मुझे लगता है कि पूरे टीम में 6 में 4-5 हमारी झारखंड की टीम होगी। बिल्कुल। प्रवीण जी, हरेंद्र जी की बात से एक बात मुझे याद आ रही है इस संदर्भ में। इन्होंने बताया इक्विपमेंट के बारे में। हाल में बहुत अभी कुछ दिन पहले ही आपकी ही स्टोरी हमने पढ़ी थी अखबारों में कि इक्विपमेंट के चलते खिलाड़ी सेंटर छोड़ रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं सरकार के दृष्टिकोण की, तो ये राज्य सरकार का भी हो सकता है और केंद्र सरकार का भी दृष्टिकोण हो सकता है। आपका इसमें क्या कहना है, किस तरह से ये अलग है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि खेल को लेकर कितनी संजीदा है सरकार। सरकार बहुत संजीदा है। झारखंड में स्पेशली मैं देखता हूँ कि बहुत सारे सेंटर, स्पेशली बड़े खिलाड़ियों के लिए सेंटर, जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुले, 3 एक्सीलेंस सेंटर, अभी 2 एक्सीलेंस सेंटर तीरंदाजी के चल रहे हैं, फुटबॉल के शुरू होने वाले हैं, एथलेटिक्स का शुरू होने वाला है, फुटबॉल का है। तो सरकार संजीदा तो है। परेशानी ये है कि जो प्रक्रिया है सरकार की, उस प्रक्रिया के ज़रिए जो खिलाड़ियों तक जो उपकरण मिल रहे हैं, आधुनिक उपकरण चाहिए, उनको समय पे चाहिए। ओलंपिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है खिलाड़ियों के लिए जो सबसे बड़ा होता है, उनका पदक जीतना उनका सपना होता है, लेकिन उसकी तैयारी 1 दिन या 10 दिन में या 1 महीने और 4 महीने में नहीं होती, उनकी तैयारी सालों में लगते हैं। सेंटर मुझे लगता है 2018 में जब ये शुरू हुआ था, तो इसी उद्देश्य के साथ शुरू हुआ था कि हम यहाँ से ओलंपिक के स्तर के खिलाड़ी प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन दुखद यह है कि इन दौरान में भी उस स्तर के इक्विपमेंट्स खिलाड़ियों तक नहीं पहुँच पाए। कुछ खिलाड़ियों, सरकार का यहाँ पर धन्यवाद भी है कि अभी हाल ही में मैंने एक देखा था कि 4 खिलाड़ी को एशियन यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के ट्रायल के लिए भुवनेश्वर जाना था, लेकिन उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं थे। तो हम लोगों ने ये सरकार पर ध्यानाकृष्ट भी कराया था, तो सरकार ने इसको एक्शन में लेते हुए उन बच्चों को 4 बो उनको दिया एरो के साथ। तो ये चीज़ें आनन फानन में क्यों हों, ये चीज़ें कंटिन्यूस प्रोसेस में क्यों ना हो,
ताकि खिलाड़ियों का अभ्यास सब कुछ उसी पर आधारित है, तो उनको वो चीज़ें, वो सुविधाएं और आपके नियमावली में वो चीज़ें हैं, तो उसकी एक प्रक्रिया होनी चाहिए जो स्मूथ हो, जो सामान्य तरीके से चले, और किसी को कहीं कोई खिलाड़ियों को उसके लिए आंदोलन या इन चीज़ों पर फोकस ना हो करके सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस हो। आपने सही कहा कि योजनाबद्ध तरीके से हो और निरंतरता के साथ ये काम हो, खासकर जब ओलंपिक जैसा इवेंट सामने हो। ओलंपिक के तीरंदाजी पे ही हम वापस आते हैं। इस बार भारत की टीम जो है तीरंदाजी में सारे पदकों के लिए करेगी, ये क्या अंतर हुआ, पहले क्या था और इस बार क्या अलग है? पहले था कि जैसे कि हमारी टीम जो है बॉयज़ टीम क्वालिफाई की थी और इंडिविजुअल में दीपिका की थी, तो 4 आर्चर गए थे। और इस बार जो फुल टीम है हमारी, रिकब बॉयज़ टीम, रिकब वुमेंस टीम और मिक्स टीम, 3 टीम है। तो इसमें टोटल मिला के हमारा 5 पदक के लिए हम फाइट करेंगे, 5 गोल्ड, 5 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, ये मतलब टोटल 5 स्टेट, उसके ऊपर हम लोग फाइट करेंगे। तो इसमें चांस हमारा बन गया कि इंडिविजुअल हो जाएंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स का, उसमें पदक आने का चांस है। फिर दूसरा हो गया हमारा 2 टीम हो गई बॉयज़ एंड गर्ल्स, और मिक्स टीम में जो टॉप होते हैं महिला में और पुरुष के जो महिला में जो टॉप फीटा में मारते हैं, वो लोग आके मिक्स टीम खेलते हैं। तो मिक्स टीम भी भारत टीम के बहुत स्ट्रांग है। तो ये इसमें फ़र्क हुआ है कि हमारा 5 पदक, लास्ट टाइम हम लोगों ने लड़ा था 2 पदक के लिए, इस बार हम लड़ेंगे 5 पदक के लिए। तो जैसे हम लोग बात करते हैं ओलंपिक कोटा अर्न करना, तो जैसे कि हम जानते हैं कि पुरुष में बोमा देवरादीप ने पहला कोटा हासिल किया था, उसके बाद भजन कौर ने हासिल किया था, 3 खिलाड़ियों ने टोटल हासिल किया। तो भारतीय टीम से बाकी तो क्वालिफाई कोटा से नहीं आए, तो ये वो क्या तरीका है जो कि टीम यहाँ पर पहुँची है, या सारे के सारे खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहे हैं, क्या था? लास्ट कुछ टर्की जब हमारे 2-3 महीना पहले तो है, कोई टीम हमारा क्वालिफाई नहीं किया था। ओनली दीपिका चल रही थी टॉप में क्वालिफाई, धीरज है, धीरज वो क्वालिफाई किया था और रैंकिंग में चल रही थी दीपिका। लेकिन जो हमारा टर्की में फिर अलग से क्वालिफाई इवेंट भी होते हैं, फीटा कराता है। इस शायद पहली बार हुआ। हाँ, नहीं हमेशा होता है। तो उसमें जो है अच्छे कंट्री जो है क्वालिफाई कर चुके थे पहले से, सिर्फ इंडिया को करना था। तो उसमें क्वालिफाई करने के लिए 3-4 टीम के कोटा बची हुई थी, जिसमें भारतीय टीम उसमें रैंक में जो है 2 नंबर पे आई, बॉयज एंड गर्ल्स टीम, तो उन लोगों को क्वालिफाई मिल गया। और 4-4 टीम को क्वालिफाई करना था, तो जिसमें उनको क्वालिफाइंग वाला में जो है अंकिता भगत फर्स्ट हो गई और भजन कौर भी आ गई थी उस रैंक में, तो वो लोग डायरेक्ट हो गए। तो इधर से दीपिका की टीम भी हो गई, तो दीपिका भी आ गई। तो इसी तरह उन लोगों का कोटा बन गया। मतलब आपका कहना है कि एक रैंकिंग के लिए उन टीमों के लिए हुआ जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके लिए एक रैंकिंग, टीम रैंकिंग। हाँ, मतलब कि दोनों पुरुष टीम और महिला टीम रैंकिंग से आई, इस वजह से सारे के सारे खिलाड़ी आ गए और सारे के सारे इवेंट में हिस्सा लेंगे। तो सारे के सारे इवेंट में तो हिस्सा लेंगे, लेकिन प्रवीण जी आपसे जानना चाहेंगे कि तीरंदाजी की अगर हम बात करते हैं तो ओलंपिक में तीरंदाजी में भारत की झोली अभी तक खाली है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों खाली है, और आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार क्या संभावना है। तो आप पहले बताइए। खाली क्यों है? खाली इसलिए है क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग जो हुई है वो शुरुआत से ही अगर हम देखें तो उस सोच के साथ बहुत स्तर पर ओलंपिक के स्तर को लेकर के नहीं हुआ था। और अब ये है कि ओलंपिक में हम जा रहे हैं, 4 बार भाग ले रहे हैं, हमारे 6 खिलाड़ी इस बार इंडिया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो चांसेस बढ़ जाएंगे। नहीं क्वालिफाई करने का एक रीज़न ये भी है कि भारतीय खिलाड़ी जो है थोड़ा प्रेशर ज़्यादा लेते हैं, उनको विदेशों में शायद ट्रेनिंग का थोड़ा अभाव रहता है उनके पास, तो ये एक उनके पास चुनौती रहती है, उसका एक प्रेशर उनके दिमाग में रहता है। भारतीय दर्शकों का या उम्मीद जो होती है मीडिया की भी एक है कि वो दबाव रहता है उनके ऊपर, वो शायद प्रेशर कहीं ना कहीं उनके लिए नकारात्मक होता है। आपको ऐसा लगता है कि इस बार प्रेशर नहीं रहेगा, इस बार अच्छा परफॉर्म? नहीं, जैसे प्रवीण जी बोले सही बोले कि ये ओलंपिक ऐसा गेम है कि देखिए सभी पदक हम लोग जीत चुके हैं, और ओलंपिक ऐसा महाकुंभ है, वहाँ जाने से लोग पहुँचने से जो है एक ऐसा लगता है कि पूरा माइंड चेंज हो जाता है आर्चर का। यदि आर्चर ये चकाचौंध और उनमें जो उनका जो ओलंपिक का जो है इस पर ना ध्यान दे के यदि अपने परफॉर्म में यदि ध्यान देंगे तो 100% उसमें मेरा। और अभी जो आर्चर गए हैं, दो जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है, जैसे भजन हो गई, फिर धीरज हो गया, परवीन हो गया, ये लोग जूनियर में जीत चुके हैं। और अनुभव तीरंदाज है तरुणदीप और दीपिका। तो अब जो है सब मजे हुए खिलाड़ी हैं पूरे टोटल जो गए हैं, टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है कि इस बार पदक बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आपने सही बताया कि आपने कहा
प्रेशर और आपने कहा कि पॉजिटिवनेस, तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रेशर, आपने जैसा बताया कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, उन सब चीज़ों से ऊपर आ चुके हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि तीरंदाजी में पहला पदक भारतीय टीम लेकर के आए, और तीरंदाजी में ही नहीं अन्य खेलों में भी पदक भारत ज़्यादा लेकर के आए। आप दोनों स्टूडियो में आए, जानकारी दी तीरंदाजी के बारे में, ओलंपिक के बारे में। आप दोनों का आभार, आप दोनों का शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।